Assalamu alaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है तो इस पर लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस को इस्तेमाल करके किस तरह से इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पूरे टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप हम 7 स्टेप्स को देखेंगे और उसको पढ़ते हुए हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के हवाले से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट स्टेप इज़ first of all, select the objects to which equation 4.8 and equation 4.9 are to be applied. Each object should be treated separately. सबसे पहले हमें अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको चूज़ करना है कि जिस पर 4.8 ये देखिए जी 4.8 कौन सी है इक्वेशन और 4.9 कौन सी है। वो हमने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिन पर ये वाला जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाइड हो रही हों। मतलब ये कि वो एक्स एक्सिस पे है ऑब्जेक्ट या वाई एक्सिस पे है, हमने उसको देखना है कि फोर्सेस किस कंडीशन में किस डायरेक्शन में लग रही हैं, एक्स एक्सिस पे हैं या वाई एक्सिस पे हैं। फिर वो कह रहा है कि ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, कि हमने हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग से कंसीडर करना है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है, किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक। तो हमें क्या करना है, हर ब्लॉक को और टेबल को अलग अलग से ट्रीट करना है। ये नहीं कि दोनों एक ही सिस्टम में आ जाएंगे, नहीं, बल्कि हमने टेबल को अलग से ट्रीट करना है और ब्लॉक को अलग से करना है ताकि फोर्सेस को सही तौर पर समझा जा सके और नापा जा सके। तो बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप में ये चूज़ द ऑब्जेक्ट किया, यानी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लिया कि किस ऑब्जेक्ट पर हमने एप्लीकेशन जो ये इक्वेशन है इनको अप्लाइड करना है। देन सेकंड स्टेप पे देख लेते हैं कि क्या करना है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। सेकेंड स्टेप में वो कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने एक डायग्राम बनानी है जो कि उस बॉडी पे जो आपने चूज़ की है उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को ज़ाहिर करे। आपने वो डायग्राम बनानी है। ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। कहता है कि आपने सिर्फ वही फोर्सेस वहाँ पे उस डायग्राम में दिखानी है कि जो जिस्म पर इफ़ेक्ट कर रही हों, जो जिस्म पर असरअंदाज हो रही हों। द फोर्सेस विच द ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट ऑन द इन्वायरमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कहता है कि इसमें आपने वो फोर्सेस शामिल नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, इंक्लूड नहीं करनी जो बॉडी जो है अपने सराउंडिंग या उस अपने इन्वायरमेंट पर डाल रहा हो। सिर्फ आपने वही जो फोर्सेस हैं वो दिखानी है जो बॉडी पर लग रही हो, वो फोर्सेस नहीं दिखानी जो बॉडी किसी और चीज़ पर लगा रही हो या इन्वायरमेंट पर लगा रही हो। आपने वो फोर्सेस इसके अंदर ऐड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे एक ब्लॉक है वो एक मेज़ के ऊपर या टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो हम कौन कौन सी फोर्सेस को इसमें जो है रिप्रेजेंट करेंगे, हम दिखाएंगे ऊपर वहाँ पे शो करेंगे कि ब्लॉक पर नीचे की तरफ से वज़न की फ़ोर्स लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशन की फ़ोर्स लग रही है, और ऊपर की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स लगेगी, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक जो मेज़ पर फोर्स डाल रहा होगा या दबाव डाल रहा होगा वो हम इस डायग्राम के अंदर शो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो फोर्स जो है वो मेज़ पर लग रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो मेज़ पर लगा रहा है, ना कि मेज़ ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं। मतलब हमने वो फोर्सेस यहाँ पे शो करनी है जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर चूज़ किया है, हमने ऊपर कंसीडर किया है, उसके ऊपर लग रही होंगी। वो नहीं दिखानी जो ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट पे लगा रहा है, वो नहीं दिखानी, सिर्फ वही दिखानी है जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हो, यानी जो ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं हमें सिर्फ उन्हीं को ही शो करना है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और दूसरे में हमने देखा कि किस तरह हमने डायग्राम को शो करना है। डायग्राम के अंदर हम क्या शो करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं। सो हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है चूज़ अ सेट ऑफ एक्स वाई एक्सिस सच दैट एज मैनी फोर्सेस एज पॉसिबल लाई डायरेक्टली अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इट विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। इसमें वो कह रहा है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस इस तरह के आपने चूज़ करने हैं कि ज़्यादातर फोर्सेस जो है वो सीधे एक्सिस पर आ जाएं। इससे क्या होगा कि आपको कम फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो वो आसानी से उस एक्सिस पर आ जाएगी, आपको उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना नहीं पड़ेगी, यानी उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को में रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही आपने एक्सिस ही इस तरह के सेट करने हैं कि वो सारी फोर्सेस उसके अंदर आ जाएं।
चलते हैं जी फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू ईदर ऑफ द एक्सिस इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहता है कि कुछ ऐसी फोर्सेस हो सकती हैं कि जिनका जो डायरेक्शन है वो ना तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, यानी ना वो हॉरिजॉन्टल हो रही होती हैं, और ना ही उनकी डायरेक्शन वर्टिकली होती है, यानी ना ही वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ना इसलिए उनकी जो डायरेक्शन है ना एक्स एक्सिस बन रही होती है ना वाई एक्सिस बन रही होती है। ऐसी जो फोर्सेस होती हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, उनको इस तरह उनके दो हिस्सों में तकसीम की, यानी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को किस तरह उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमने ऐसी फोर्स जिसके ना तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और ना ही वाई एक्सिस की तरफ है, तो हमने ऐसी फोर्स के साथ क्या करना है, उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, उसके अंदर उसको तकसीम कर देना है। चलते हैं 5 स्टेप की तरफ, जो कि है अप्लाई इक्वेशन 4.8 एंड 4.9 बाय पुटिंग सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वाई एफ वाई इज इक्वल टू 0 टू गेट टू इक्वेशंस। इसमें वो कह रहा है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जिसमें बता रहा हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम का समा बराबर है 0 के, और फिर अलोंग वाई एक्सिस जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं उनका समा बराबर है 0 के। ये इक्वेशंस हमें बताएंगी कि अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में है तो उस पर लगने वाली तमाम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं जो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही हैं उनका जो मजमुआ है वो भी 0 है, और तमाम फोर्सेस जो परपेंडिकुलर लग रही हैं यानी वाई एक्सिस पे लग रही हैं उनका भी जो सम अप है वो 0 है। इस तरह हम इनकी दो जो इक्वेशंस हैं या दो मसाबात हम उनको बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब 6 पॉइंट में कह रहा है कि इफ़ नीडिड, अगर ज़रूरत हो, अप्लाई इक्वेशन 4.10 को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4.10 में क्या कह रहा है, सिग्मा टार इज इक्वल टू 0। कहता है कि अगर ज़रूरत हो, यानी अगर बॉडी रोटेट कर रही हो, ये दोनों इक्वेशंस तो थी अगर बॉडी एक जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है यानी एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, लेकिन अगर कह रहा है कि अगर बॉडी रोटेट कर रही हो, उसकी ज़रूरत पड़े तो आप 4.10 को भी यूज़ कर सकते हैं। बाय पुटिंग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, बाय पुटिंग सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0 टू गेट द अनदर इक्वेशन। यानी अगर बॉडी रोटेट कर रही है, अगर उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट मौजूद है तो आप, और वो अगर इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो आप उसके पर लगने वाली कुल टॉर्क को आप 0 कर दें, तो यानी कि क्लॉक वाइज टॉर्क किसके बराबर है, एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क। तो इससे जो है सम ऑफ ऑल टॉर्क जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के, और इस तरह आप जो है वो एक अनदर इक्वेशन को हासिल कर लेंगे। 7 वाले स्टेप में कह रहा है द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड सिमल्टेनियसली टू फाइंड आउट द डिजायर्ड अननोन क्वांटिटीज़। कहता है कि आप इन इक्वेशंस को एक साथ हल करें, इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के साथ क्या होगा कि आप जो है जो डिज़ायर्ड आपकी क्वांटिटीज़ हैं उसको आप निकाल सकते हैं। आखिर में जो इक्वेशन बनेगी, यानी इन सब इक्वेशंस के बाद जो इक्वेशन बनेगी इन्हें सॉल्व करेंगे, इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि फोर्स कितनी है, यानी फोर्स कहाँ पे लग रही है और फोर्स कितनी है, टेंशन कितना है, टेंशन कहाँ पे लग रहा है, टॉर्क कितना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो अदर अननोन एक्टिंग है वो क्या हो रही हैं। ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स को करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि एक्विलिब्रियम की हालत में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि स्टेप में हम ये तय करेंगे कि किस बॉडी पर या किस जिस्म पर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगानी है। फिर हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग से कंसीडर करना है, इनको एक ही सिस्टम नहीं समझना बल्कि हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसीडर करना है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि सिर्फ वो फोर्सेस दिखानी है, डायग्राम के अंदर आपने डायग्राम बनानी है और उसके अंदर वो फोर्सेस दिखानी है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर लग रही हो, ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर लगा रहा हो। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि एक्स एक्सिस और एक्स वाई ऐसे मुंतखब करना है, ऐसे चूज़ करना है कि ज़्यादातर फोर्सेस जो हैं वो सीधे एक्सिस पर आ जाएं, ताकि कम से कम फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़े या उसको रिजॉल्व करना पड़े। फोर्थ स्टेप में हमने देखा कि जो फोर्सेस सीधे एक्सिस पर ना आ रही हो, यानी ना एक्स एक्सिस पे उनका बन रहा हो एंगल, ना वाई एक्सिस पे बन रहा हो, तो उन्हें क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में पढ़ा कि अब दोनों एक्सिस पर फोर्सेस का जो मजमुआ है, जो उनका रिजल्टेंट है, उसको सिफर रखना है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू वाई। क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स का जो मजमुआ है वो 0 होना चाहिए हमेशा। उसके बाद हमने
हमने 6 स्टेप में पढ़ा था कि अगर मसले के अंदर या अगर प्रॉब्लम के अंदर हमें टर्निंग इफ़ेक्ट नज़र आ रहा हो या टॉर्क की कंडीशन नज़र आ रही हो तो हमने फिर क्या करना है, ये वाली 4.10 वाली इक्वेशन लगानी है, यानी सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, यानी टॉ का मजमूआ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिर हमने 7 स्टेप में देखा कि आखिर में हमने इन तमाम इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है ताकि हमें रिक्वायर्ड जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है या फोर्स फाइंड आउट करनी है या कोई भी हमने रिएक्शन फाइंड आउट करना है, वो हमें मालूम हो सके। यानी 2 इक्वेशन सॉल्व करके हमें टेंशन की वैल्यू जो है या किसी भी किस्म की वैल्यू जो है वो ईजिली मिल जाए। ये तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस्ड व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। इसमें वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस, कोई भी जिस्म उस वक़्त बैलेंस होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास, जब इसका सेंटर ऑफ मास, हमने पीछे सेंटर ऑफ मास पढ़ा कि एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर जब उसका सारा मास नीचे की जानिब अमल करता हुआ महसूस होता है। एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट, जब उसका वो पॉइंट जहाँ से उसको सहारा दिया गया है, जहाँ उसको सपोर्ट किया गया है, लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, एक ही वर्टिकल लाइन पर हों, तो फिर क्या होता है, बॉडी ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है, बैलेंस होता है। मतलब कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ मास भी उसी जगह पर है और आपने उसको सपोर्ट भी उसी जगह से किया है, तो वो बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, गिरेगी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसा कि एक बुक है और उसको आपने टेबल पर रखा हुआ है। अब वो जो बुक है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बुक के दरमियान में है, यानी उसका जो वज़न है बिल्कुल दरमियान में है, और आपने उसको जो सपोर्ट दिया वो भी आपने ऐसे बुक रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, तो वो आसानी से गिरेगी नहीं, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है और जो उसका सपोर्ट है वो एक ही लाइन में है, एक ही वर्टिकल लाइन में है, सो वो गिरेगी नहीं। अगर आप बुक को इस तरह से रखेंगे, यानी कि इस तरह से रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे या इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो बुक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन अगर आप बुक को इस साइड पे रखेंगे, जब उसका सेंटर ऑफ मास भी इसी जगह पर होगा और आप बुक को भी ऐसे ही रखेंगे, तो क्या होगा, बुक बैलेंस हो जाएगी, बुक गिरेगी नहीं। Then forces on each side are balanced and the object is said to be in equilibrium। कहता है कि फिर दोनों साइड्स पे, बोथ ईच साइड पे जो फोर्सेस हैं वो बराबर हो जाती हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसको हम इक्विलिब्रियम की हालत में कहते हैं। यानी जब हमने बुक को इस साइड पे रखा तो बुक की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की जानिब है, और जो मेज़ या जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी और बुक जो है वो एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी और इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस्ड बॉडी। से कहता है कि जो स्टेबिलिटी है उसकी 3 हालतें हैं, उसकी 3 कंडीशंस हैं, स्टेट्स हैं। यानी अगर कोई भी जिस्म बैलेंस हो तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बिहेव कर सकता है। कभी वो स्लाइट डिस्टर्बेंस के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, तो कभी वो गिर जाएगा, या कभी वापस लौट कर नहीं आएगा या ना गिरेगा। तो इस तरह से हम इसकी 3 कंडीशंस को जो है स्टडी कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अ बुक इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कह रहा है कि किसी भी जिस्म को बॉडी सेड टू बी स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहता है कि किसी भी बॉडी को हम इस स्टेट में कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इफ़ अगर उसको स्लाइट टिल्ट यानी थोड़ा सा हिलाने के बाद, अपनी जगह से थोड़ा सा झुकाने के बाद, इट कम्स बैक, ये वापस आ जाए टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। मिसाल के तौर पर ये बुक लीजिए कि बुक ये टेबल पर पड़ी हुई है, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाया और छोड़ दिया, और ये क्या हुआ, बुक अपनी पहली कंडीशन में वापस आ गई। सो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द टॉर्क्स अराइजिंग फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेल द बॉडी बैक टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इसमें वो कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर्स तब पैदा होगी जब व्हेन द टॉर्क राइजिंग, यानी वो टॉर्क जिसके ज़रिए से हमने बॉडी को थोड़ा सा झुकाया था, थोड़ा सा उसको हिलाया था, वही टॉर्क जो है वो कंपेल द बॉडी बैक टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वही उसको दोबारा से पहली वाली कंडीशन में ले आएगी। यानी जब हमने ये वाला जो फोर्स है, यानी ये टॉर्क जो हमने इसको ऐसे झुका कर ऐसे छोड़ा था, वही टॉर्क उसको दोबारा से उसकी पहली कंडीशन में ले आए, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन।
द कोन शोन इन फिगर इज़ द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहता है कि जो यहाँ पे फिगर में कोन दिखाई गई है ये स्टेबल कंडीशन में है। इट्स वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। कहता है कि जो इसका इसका जो वेट है या जो इसका वज़न है एक्टिंग डाउनवर्ड नीचे की जानिब लगता है। किसकी तरफ लगता है? फर्श की तरफ लगता है। एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी उसका जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका सारा वेट जो है अपीयर्स टू बी एक्टिंग है, वो वाला पॉइंट यानी कि जो उसका वेट है W वेट है वो G से थोड़ा सा नीचे करके यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा नीचे करके लगता है। एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर FN एक्टिंग अपवर्ड, और जो नॉर्मल फोर्स है जो फ्लोर की वजह से लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है यानी वर्टिकल लाइन में लग रही है। अपवर्ड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन उनकी वर्टिकल सेम है लेकिन वो थोड़ा ऊपर G के ऊपर लग रही है, और जो वेट वाली फोर्स है वो नीचे लग रही है और जो फ्लोर की वजह से है वो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन इनका जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे बैलेंस ईच अदर एंड द बोथ आर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। कहता है कि ये देखिए कि बोथ फोर्सेज आर इक्वल। कहता है दोनों फोर्सेज जो है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। सो दे बैलेंस ईच अदर, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करने के बाद जो वो रिजल्टेंट हमारे पास निकलेगा वो 0 होगा, इसलिए ये बैलेंस हो जाएगी। एंड बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, और बोथ कंडीशन जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी यानी कि सिग्मा F इज इक्वल टू 0 और सिग्मा टा इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन इस पर अप्लाई हो जाएंगी। आगे देखिए, एज यू ट्राई टू पुश ओवर द कोन स्लाइटली, जैसा कि कहता है कि अगर आप इसको कोन को थोड़ा सा पुश करके ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा? इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड। कहता है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज हो जाएगा, बट इट स्टिल रिमेन्स अबव द बेस ऑफ द कोन। कहता है ये देखिए कि जब आपने कोन को थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा हिलाया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे था, थोड़ा सा ये देखिए ऊपर हो गया, अबव ऊपर हो गया, लेकिन कहता है स्टिल फिर भी जो है ये रिमेन्स अबव द बेस ऑफ द कोन। फिर भी कहता है कि ये जो बेस है कोन की उसके ऊपर ही रहता है। द वेट W एंड द नॉर्मल फोर्स F डू नॉट रिमेन इन द सेम लाइन। कहता है कि ये जो यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल फोर्स और वेट एक ही लाइन पे था, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, लेकिन यहाँ पे जब हमने कोन को थोड़ा सा हिलाया तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आ गई और ये जो इसका वेट था वो यहाँ पे था। सो ये कह रहा है कि इनकी जो लाइन है वो सेम नहीं लगी, बट एक्ट लाइक टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसलिए ये टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरह हो गई। ये ऊपर की तरफ लग रही है और ये नीचे की तरफ लग रही है। पहले इनकी लाइन भी एक थी लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी वो सेम नहीं थी, अब लाइन भी एक नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है। द कोन डज नॉट रिमेन इक्विलिब्रियम। कहता है कि इसलिए इस वजह से कोन जो है वो इक्विलिब्रियम में काम नहीं रहेगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क व्हिच ब्रिंग्स द कोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहता है कि जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगेंगी, एक किसी डायरेक्शन में लगेगी और एक किसी डायरेक्शन में लगेगी, इस वजह से जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जो कोन होगी हमारी, द कोन विल नॉट बी, कोन डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कोन जो है इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं रहेगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज, ये जो है हमारे पास ये टॉर्क पैदा करेगा। कौन सा टॉर्क पैदा करेगा? क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, जिसकी वजह से जो कोन है वो कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाएगी। यानी कोन थोड़ा सा हिलने के बाद फोर्सेस सीधी लाइन में नहीं रहती, यानी एक ऊपर चली जाती है और एक इधर, यानी कि डायरेक्शन सेम नहीं रहती। इनके दरमियान एक टॉर्क बनता है, जो ये जो टॉर्क है उस वजह से कोन क्या करती है, वापस सीधा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है, और यही क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? जब जो बॉडी है वो अपनी असली पोजीशन पे वापस आ जाए थोड़ा सा हिलाने के बाद, तो ये देखिए कि कोन दोबारा अपनी हालत में वापस आ चुकी है। सो ये क्या होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। फिर कहता है इट इज़ वर्थ नोटिंग, कहता है ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, दैट द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कहता है तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी जब तक एज लॉन्ग इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज विद इट्स मेट। कहता है कि जब तक उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी बेस के अंदर रहेगा तब तक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी, जब तक उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी बेस के अंदर होगा। आगे देखिए जी, आगे हम पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि बॉडी को थोड़ा सा हिलाने के बाद देखिए जब बॉडी अपनी पहली कंडीशन में वापस आ जाएगी तो वो क्या होगी? स्टेबल होगी। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि हम बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, तो अगर वो बॉडी अपनी पहली कंडीशन में वापस नहीं आती तो उसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम बुक को इस तरह वर्टिकल कंडीशन में इस तरह खड़ा करते हैं तो देखिए कि खड़ा ये जो बुक है वर्टिकल पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकती, ये गिर जाएगी और इस वजह से ये गिरने के बाद दोबारा पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हो जाएगी। यहाँ पर स्टार्टिंग में उसने कोन वाली फिर से एग्जाम्पल बताई है, ट्राई टू बैलेंस द कोन और इट्स टिप, कहता है कि आप कोशिश करें कि जो ये कोन है उसको इसके टिप पे खड़ा करने की कोशिश करें। इट इज़ बैलेंस्ड फॉर अ मोमेंट बिकॉज डब्ल्यू एंड एफ एंड लाई अलोंग द सेम लाइन, कहता है कि कुछ एक थोड़े से मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए जो है वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि डब्ल्यू और एफ एन जो है, ये देखिए ये डब्ल्यू है और एफ एन है, इनकी एक ही सेम लाइन होगी, जिसकी वजह से ये एक मोमेंट के लिए एक ही जो है ये बैलेंस रहेगा, जो अपनी टिप पर खड़ा रहेगा। लेकिन ये जो इनका बैलेंस है ये बिल्कुल टेम्परेरी होगा, थोड़े से लम्हे के लिए होगा। आगे देखिए, इवन इफ इट इज़ स्लाइटली टिल्ड इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय इटसेल्फ, है कि इवन इट इज स्लाइटली टिल्ड, कहता है अगर उसको थोड़ा सा भी झुका दिया जाए उस कोन को तो इट विल नॉट कम बैक, ये वापस नहीं आएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, अपनी पहली हालत में, बाय इटसेल्फ, अपने आप खुद से वापस नहीं आएगी, जब तक हम उसको खुद से दोबारा से खड़ा ना कर दें ये खुद नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि कोन को अगर थोड़ा सा भी हिला दें, उसको टिल्ड कर दें या दाएं तरफ कर दें या बाएं तरफ कर दें तो दोबारा सीधा नहीं होगा, बल्कि गिरना शुरू हो जाएगा और इस तरह करके गिर जाएगा, दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। Rather it will fall downward because its center of mass no longer remains above the base। यहाँ हमने पढ़ा था कि बॉडी उस वक्त तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस के ऊपर होगा, तब तक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कि उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो उसके बेस के ऊपर थी, इस वजह से बॉडी बैलेंस में रही, लेकिन जब जो ही थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हुई और जो कोन है वो अपना बैलेंस खो देगी और गिर जाएगी। इट टॉपल्स ओवर बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डब्ल्यू नो लॉन्गर लाइज इनसाइड द बेस, कहता है कि ये जो हमारी कोन है ये क्या हो जाएगी, टॉपल्स ओवर यानी उल्ट जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास डब्ल्यू है यानी उसका वजन है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है जो उसकी हमारे पास डब्ल्यू है वो नो लॉन्गर लाइज इनसाइड द बेस, वो जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अब बेस के अंदर नहीं रहती। ये देखिए इसकी लाइन जो थी वो बिल्कुल यहाँ पे आ रही थी, यानी बेस के अंदर से गुजर रही थी। अब ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है। सो इसकी लाइन जो है वो सेम नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कोन जो है वो अपना बैलेंस खो देगी और नीचे गिर जाएगी। इन दिस केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड ऑन टिल्टिंग एंड कॉन्टिन्यूज टू फॉल फर्दर, कहता है इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कोन है उसको अगर हम लोड यानी और झुकाएंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आता जाएगा और मज़ीद कोन जो है वो नीचे गिरती जाएगी। इट कैन नॉट राइज अप अगेन बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू मूव्स इट फार्दर डाउनवर्ड, कहते हैं इट कैन नॉट राइज अप अगेन, कहते हैं ये खुद से ऊपर नहीं उठेगी, बिकॉज क्योंकि द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस बाय डब्ल्यू, कहता है कि जो डब्ल्यू की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हुआ है, यानी जो डब्ल्यू की वजह से कोन इस तरफ झुकी है, एंटी क्लॉकवाइज उसने मूवमेंट की है, वो मूव्स इट फार्दर डाउन, वो और ज़्यादा उसको नीचे गिराती जाएगी, इस वजह से जो कोन है वो खुद से ऊपर नहीं उठ सकेगी। आगे उसने डेफिनेशन बताई है, बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहता है उस एक बॉडी को उस वक्त अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, अगर थोड़ा सा झुकाने के बाद इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर उसको थोड़ा सा झुकाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी उसको टिल्ट करने के बाद वो अपनी पहली वाली हालत से मज़ीद दूर होती चली जाए, यानी पहली वाली हालत उसकी ये थी, थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद वो झुकती गिर ही जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में अगर कोई बॉडी थोड़ा सा झुकाने के बाद अपनी पहली वाली हालत में दोबारा नहीं आती तो उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। आगे देखिए जी, आगे हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फिगर शोज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कहता है कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है जो डायग्राम में यहाँ फिगर में दिया हुआ है वो एक हॉरिजॉन्टल स्पेस में है, यानी एक उफ़क़ी सतह पर रखा हुआ है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को जाहिर करता है। यानी ये एक बिल्कुल आम सा सिलेंडर है जो एक सीधी ज़मीन पर, ये देखिए एक सीधी ज़मीन पर रखा हुआ है। जब ये आराम से रखा जाता है तो ये ना सिर्फ एक तरफ झुकता है, बल्कि एक तरफ ना ही झुकता है ना ही गिरता है, ठीक है। तो अगर इसको हम उठाएं तो ये पहली पोजीशन में भी वापस आ जाएगा, ये ना एक तरफ गिरता है ना झुकता है, तो इस हालतों का हम क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी वो ना तो ख़ास तौर पर सीधा रहने की कोशिश करेगा जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और ना ही फ़ौरन गिरने की कोशिश करेगा जैसा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। सो ये इसकी जो
न्यूट्रल स्टेट है, यानी एक दरमियानी स्टेट है, इन दोनों के दरमियान की उसको कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इफ़ द सिलेंडर इज रोटेटेड स्लाइटली देयर इज नो फोर्स नो टॉर्क दैट ब्रिंग्स इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मूव्स इट अवे। कहता है कि अगर सिलेंडर को हम थोड़ा सा घुमाते हैं, रोटेटेड स्लाइटली यानी थोड़ा सा घुमाते हैं, तो देयर इज़ नो फोर्स, कोई भी ऐसी फोर्स या कोई भी ऐसा टॉर्क जो होगा वो इसे दोबारा पुरानी जगह पर ले आएगा और इसे और आगे धकेल, यानी कि अगर हम सिलेंडर को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो कोई भी ऐसी फोर्स या कोई भी ऐसी टॉर्क नहीं जो इसे दोबारा पहली वाली पोजीशन पे वापस ले आए या उसे और आगे थोड़ा सा धकेल दे। ठीक है, तो इसको कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो आगे कह रहा है कि अगर हम सिलेंडर को हल्का सा घुमा दें, थोड़ा सा इसको घुमा दें यानी उसको रोटेट कर दें, तो क्या होगा कि वो अपनी पहली वाली जगह पे वापस नहीं आएगा, जैसा कि हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था, और ना ही खुद से वो गिर जाएगा इस तरह करके जैसे हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था, थोड़ा सा टिल्ट करने पर गिर जाता है, बल्कि ये सिर्फ नई जगह पर जाके आराम से रुक जाएगा, यानी थोड़ा सा हमने यहाँ से हिलाया, थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगा, एक नई जगह पर जाके रुक जाएगा, इस पर कोई भी ऐसा टॉर्क नहीं लगेगा जो इसे वापस या आगे पीछे धकेल सके। सो ये क्या होगा, जगह हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। आगे देखिए, एज द सिलेंडर रोटेट्स, जैसा कि सिलेंडर जब सिलेंडर घूमता है, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, उसकी जो हाइट है, जो उसकी सेंटर ऑफ मास से जो हाइट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो जी लर्नर्स, ये इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि चाहे आप सिलेंडर को जितना मर्ज़ी रोल कर ले, रोल करके यहाँ वहाँ दूर भी ले जाएं, तो इसके जो वज़न का सेंटर ऑफ मास से एक ही फासला होगा, एक ही ऊंचाई होगी। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, थोड़ा सा और भी टिल्ट करेंगे तो थोड़ा सा और आगे भी उसको लेके जाएंगे तो ये फासला जो है वो इनका सेम रहेगा, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। यही वजह है कि इसके अंदर कोई भी वापस खींचने या आगे धकेलने वाली जो पावर है, जो फोर्स है, वो पैदा नहीं होती। सो आगे देखिए, इफ एनी पोजीशन ऑफ द सिलेंडर इट्स वेट एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। कहता है कि सिलेंडर की किसी भी हालत में, एनी पोजीशन ऑफ सिलेंडर, किसी भी हालत में उसका जो वेट है, जो उसका वजन है, और एक्शन ऑफ द ग्राउंड, और ज़मीन का जो रिएक्शन है, लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन, वो एक ही अमूदी लाइन में रहते हैं। यानी आप सिलेंडर को जितना भी रोल कर लें, रोल करके जितनी भी दूर ले जाएं, उसका जो वजन है वो भी नीचे की जानिब लगेगा, और ज़मीन का जो रिएक्शन है उस रोल के ऊपर वो ऊपर की तरफ लगेगा, वो हमेशा एक सीधी लाइन में रहेंगे। यानी ये देखिए, उसका जो वेट है वो नीचे की जानिब होगा, और जो फोर्स जो ग्राउंड लगा रही है उस रोल के ऊपर वो ऊपर की तरफ होगा। सो इनकी जो लाइन है वो सेम रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था उनकी लाइन चेंज हो गई, यहाँ पे भी देखा था उसकी लाइन चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे उसकी लाइन चेंज नहीं होगी, और बॉडी जो है वो मतवाजन रहेगी, बैलेंस रहेगी, और गिरने की कोशिश नहीं करेगी। आइए उसने डेफिनेशन दी है, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स सेंटर ऑफ मास। कहता है कि बॉडी इज इट्स न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहता है कि किसी भी बॉडी को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं इफ़ इट कम्स टू रेस्ट, अगर वो रेस्ट में आ जाए, या अगर वो रेस्ट में आ जाए अपनी नई पोजीशन में, आफ्टर डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस पैदा करने के बाद या थोड़ी सी तब्दीली लाने के बाद, वो अपनी पहली पोजीशन में नहीं बल्कि एक नई पोजीशन पर जाकर रुक जाए, विदाउट एनी चेंज इन सेंटर ऑफ मास, अपने सेंटर ऑफ मास में कोई भी तब्दीली होने के बावजूद आप कोई भी तब्दीली ना हो उसके अंदर, और वो एक नई पोजीशन पे जाकर रुक जाए, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए, रोल को हमने थोड़ा सा रोल किया तो थोड़ी सी नई जगह पर जाकर रुक गया, जबकि ये उसकी जो ये फासला है, जो डिस्टेंस है, उसका लाइन है जो इसकी वेट की और सेंटर ऑफ मास की, वो बिल्कुल सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में होगी, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, जैसे यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आई थी, यहाँ पे बिल्कुल भी इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं आएगी। सो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप कोई भी चीज़ हिलाएंगे, उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और वो नई जगह पर जाकर रुक जाएगी, तो लेकिन इसके जो वज़न है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी ऊंचाई में, उसके फासले में कोई फ़र्क पैदा नहीं पड़ेगा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। इसमें क्या होगा, ना वापस खींचने की वाली कुव्वत इसमें पैदा होगी और ना ही आगे गिरने वाली कुव्वत पैदा होगी, बस वो आराम से जाकर एक रेस्ट पोजीशन में या एक नई पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा। उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। Other examples of neutral equilibrium are a ball rolling on a horizontal surface or a cone resting on its curved surface। कहता है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी मिसालें हैं, अदर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कि एक जो बॉल है वो उसकी सतह पर या एक हॉरिजॉन्टल सतह पर जो है रोल कर रहा है, इस तरह करके रोल कर रहा है, और एक जो कोन है वो एक कर्व्ड सतह पर इस तरह, यानी कि अपनी इस जो ये वाली उसकी शेप है, यहाँ से इस वाले एंगल पे वो एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये इसकी एग्जाम्पल
एग्जांपल्स हैं। यानी कि अगर हम बाल को सीधी ज़मीन पे इस तरह करके फेंक देंगे तो वो लटकता जाएगा बाल, जहाँ पर जाके रुकेगा वहीं पे वो बैलेंस हो जाएगा, मतवाज़न हो जाएगा, गिरेगा नहीं, ना ही वो पहली पोजीशन पे वापस आएगा, ना ही आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह कोन जो है उसको भी हम कर्ड साइड से उसकी जगह पर रख देते हैं, तो वो भी जहाँ रखा हुआ होगा वहाँ पे आराम से पड़ा रहेगा, वहाँ से हिले जुलेगा नहीं। तो ये सब कौन सी एग्जाम्पल है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह हमने दो स्टेट्स इक्विलिब्रियम की दो स्टेट्स को पढ़ा, स्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को पढ़ा। सो आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो टॉपिक आपका रह गया हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर, हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।